Dear viewers, welcome to the class of Fundamental Chemistry. Today we will study factor affecting strength of acids. This is part 2 of our acid and bases. The link of part 1 video I will provide in description box of this video. You can check it there. तो मैं जनरल रिएक्शन से शुरू करता हूँ एसिड एंड बेस की। तो आपका जो एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और आपको देता है कॉन्जुगेटेड बेस प्लस कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, ये आपका एसिड है, आपके बेस ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया और बन गया कॉन्जुगेटेड एसिड। ओके, और ये जो पार्ट है ये आपका बन जाता है कॉन्जुगेटेड बेस क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर आपका कॉन्जुगेटेड बेस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल होते हैं तो इसका मतलब है आपका जो एसिड है वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड था। स्ट्रॉन्ग मींस हाईली रिएक्टिव एसिड था, जिसकी वजह से वो बेस के साथ बहुत ही फास्ट रिएक्ट किया और अपने आप को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो हमने पिछली जो वीडियो थी पार्ट 1 में हमने उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे पढ़ा था। हम pKa वैल्यू चेक करते थे कि अगर pKa वैल्यू कम है तो आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और हाईली रिएक्टिव एसिड है। बट अगर मैं आपको दो कंपाउंड देता हूँ और कहता हूँ कि देख के बताओ कि इसमें से कौन सा एसिडिक है, तो आप कुछ उसमें रूल चेक करेंगे, कुछ फैक्टर चेक करेंगे जिसके बेसिस पे आपको बता सकते हैं कि कौन सा इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऐसे ही पहला फैक्टर है, फैक्टर 1 इज एटम बियर्स द चार्ज। आपको देखकर बताना है कि जो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है वो किस एटम के ऊपर है। उसको देखकर आप बता सकते हैं कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो जैसे ये ब्यूटेन है और ये प्रोपेनॉल है, हम पहले ब्यूटेन को उसके कॉन्जुगेटेड बेस में कन्वर्ट करेंगे, राइट, और सेम प्रोपेनॉल को भी उसके कॉन्जुगेटेड बेस में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं ब्यूटेन को तो ये है कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ ब्यूटेन और दिस इज कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ प्रोपेनॉल। अब देखिए इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है और इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर है। अब मैं आपको पीरियडिक टेबल की तरफ लेके जाऊंगा। जब आप पीरियडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है एटम की, राइट, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो उतने ही स्टेबलाइज करता हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और स्टेबलाइज करता है नेगेटिव चार्ज को, राइट। सो जितना ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होगा उतना वो स्टेबलाइज करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो अब इसमें देखिए इसमें ऑक्सीजन के ऊपर है, इसमें कार्बन के ऊपर है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, मींस आपका जो प्रोपेनॉल था वो आपका मोर एसिडिक है कंपेयर टू ये ब्यूटेन से। ओके, सो दिस प्रोपेनॉल इज मोर एसिडिक। ये जो प्रोटॉन है प्रोपेनॉल का मोर एसिडिक है ब्यूटेन के इस प्रोटॉन के ऊपर से। तो यहाँ पे आपको पहला कंसेप्ट समझ आ गया फैक्टर 1 जो कि है एटम, कि किस एटम के ऊपर चार्ज है। अब यहाँ पे देखिए वाटर और थायोल में से कौन सा प्रोटॉन एसिडिक है, अगर आपको बताना हो कि ये प्रोटॉन एसिडिक है या ये प्रोटॉन। अब अगेन पीरियडिक टेबल के ऊपर लेके जाऊंगा। फर्स्ट थिंग आपको इसको उनके कॉन्जुगेटेड बेस में कन्वर्ट करना है। कॉन्जुगेटेड बेस मींस आप एक प्रोटॉन निकालेंगे और नेगेटिव चार्ज देखेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर है। इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर है और इस केस में सल्फर के ऊपर है। अब हमें पता है कि अगर पीरियडिक टेबल में नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती रहती है, बट साइज एटम का इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे साइज एक डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा वो उतना ही अच्छे से एकोमोडेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, राइट। और अगर साइज छोटा होगा तो एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी पुअर होगी और ये अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। तो साइज एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। अब देखते हैं ऑक्सीजन और सल्फर में किसका साइज बड़ा है। डाउन द पीरियडिक टेबल आप देखोगे कि सल्फर का साइज बड़ा है कंपेयर टू ऑक्सीजन, मींस आपका ये वाला जो प्रोटॉन है मोर एसिडिक है कंपेयर टू दिस, राइट। और अगर आप प्रैक्टिकली इनकी pKa वैल्यू भी निकालेंगे तो आप देखोगे H2S की जो pKa है वो 7 है और वाटर की जो pKa है 15.7 है, मींस आपका H2S इज मोर एसिडिक कंपेयर टू वाटर। ओके, सो नाउ ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए और मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा प्रोटॉन एसिडिक है, दिस रेड वन और दिस ब्लू वन। तो मैं आपके लिए ये सोल्व कर देता हूँ। पहले अगर आप देखेंगे इसका कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और जब अगर आप ये वाला प्रोटॉन निकालते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
तो अब बताइए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ये पीरियोडिक टेबल में इस तरफ मूव करते हैं, ठीक। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दिस मींस ये जो पार्ट है इसमें जो प्रोटॉन है वो हाईली एसिडिक है कंपेयर टू दिस पार्ट, ठीक है। अब आप सॉल्व करिए ए बी सी डी और मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा प्रोटॉन एसिडिक है, दिस रेड वन और ब्लू वन। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल करके दिखाता हूँ, इसमें जो प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर है और इसमें जो प्रोटॉन है वो सल्फर के ऊपर है। सल्फर का जो साइज है वो ऑक्सीजन से बड़ा होता है, इसलिए सल्फर अच्छे से अकोमोडेट करेगा इलेक्ट्रॉन को। ओके, बाकी आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब हम आते हैं सेकंड फैक्टर के ऊपर जो कि है रेजोनेंस। अब ये केस देखिए, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। इस केस में हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के ऊपर और इस केस में हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के ऊपर। अगर मैं पूछता हूँ इथेनॉल और एसिटिक एसिड में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पहला फैक्टर तो यहाँ कैंसिल हो जाता है क्योंकि दोनों के केस में ऑक्सीजन के ऊपर ही है। तो सेकंड हम फैक्टर देखते हैं रेजोनेंस। मींस जब आप कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे, ये है कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ एसिटिक एसिड और ये है कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ इथेनॉल। अब इस केस में देखिए जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, बट इस केस में रेजोनेंस कैरेक्टर है ही नहीं। ये रहा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉन्जुगेटेड बेस। तो आप देखोगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है इस एरिया में, और जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा उतना ज्यादा ही आपका कंपाउंड स्टेबल होता है। मींस ये वाला कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल है, मींस ये जो एसिटिक एसिड का ये प्रोटॉन है ये मोर एसिडिक है। ओके, तो पहला फैक्टर हमने पढ़ा एटम, दूसरा फैक्टर है रेजोनेंस। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सोल्व करना है और मुझे बताना है कि प्रोटॉन जो रेड वाला है और ब्लू वाला है इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए कि कौन सा एसिडिक है। पहले हमने इस नाइट्रोजन से, जहाँ पे रेड कलर का हाइड्रोजन लगा हुआ था, उस हाइड्रोजन को रिमूव करके ये कॉन्जुगेटेड बेस बनाया, और जहाँ पे ब्लू कलर का हाइड्रोजन लगा हुआ था उसको हाइड्रोजन को रिमूव करके ये कॉन्जुगेटेड बेस बनाया। अब देखिए इस केस में जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस केस में भी नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो फैक्टर वन यहाँ पे कैंसिल हो गया जो एटम का था। सेकंड फैक्टर है, अब हम देखते हैं रेजोनेंस है कि नहीं है। इस केस में रेजोनेंस नहीं है, बट इस केस में रेजोनेंस है, राइट। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है इस कंपाउंड का, जिसमें नाइट्रोजन का जो लेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बोनिल के साथ डीलिक्वलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। मींस जो आपका प्रोटॉन था इसके ऊपर वो मोर एसिडिक है कंपेयर टू प्रोटॉन ऑन दिस। अब ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कीजिए और चेक कीजिए कि इनमें से कौन कौन से प्रोटॉन एसिडिक हैं, रेड वन और ब्लू वन। सो अब हम पढ़ते हैं थर्ड फैक्टर के बारे में। जहां पे फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर अप्लाई नहीं हो पाते उस केस में हम चेक करते हैं थर्ड फैक्टर जो कि है इंडक्शन, जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ओके, अभी हम इसको चेक करते हैं। तो आपका ये कंपाउंड है एसिटिक एसिड एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब मैं पूछता हूँ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है। तो फर्स्ट केस ये ऑक्सीजन के ऊपर है, ये भी ऑक्सीजन के ऊपर है, तो जो आपका एटम वाला फैक्टर था वो कैंसिल हो जाएगा। सेकंड, रेजोनेंस इसके पास भी है, रेजोनेंस इसके पास भी है, तो रेजोनेंस फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा आपस में। थर्ड डिफरेंस आ रहा है, इसके पास क्लोरीन है और इसके पास मिथाइल है। क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का होता है, ठीक है, और जितना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा वो उतना ही डीलोकलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूरे सिस्टम में, और जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतनी ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। मींस आपका जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है वो मोर एसिडिक है कंपेयर टू एसिटिक एसिड। ओके, सो दिस इज द कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रक्चर, जहां पे आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, और ये है इंडक्टिव इफेक्ट का साइन। आप देखोगे कि एरो की डायरेक्शन, ये एरो की डायरेक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड की तरफ है। ओके, और ये है इंडक्टिव इफेक्ट का साइन। तो दिस मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी इसके ऊपर वो मूव कर रही है पूरे सिस्टम में क्लोरीन की वजह से, राइट। तो एटम, रेजोनेंस और थर्ड फैक्टर आता है इंडक्शन। अब इंडक्शन के बेसिस पे आप मुझे बताइए 1 2 3 4 इन चारों में से कौन सा एसिडिक है। ओके, तो मोर एसिडिक इज
लेस दिस वन एंड लीस्ट एसिडिक इज दिस, क्योंकि फर्स्ट केस में हाइड्रोजन सभी ऑक्सीजन के ऊपर है तो एटम वाला केस निग्लिजिबल। सेकंड, सभी के पास रेजोनेंस है, अगर आप सभी के स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो सभी के पास रेजोनेंस है, तो यहाँ पे सेकंड जो फैक्टर है वो भी निग्लिजिबल। थर्ड देखेंगे इंडक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल की डोनेटिंग प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी, यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो रही है और ऊपर से मिथाइल ग्रुप डोनेट कर देगा तो सिस्टम और अनस्टेबल हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस आपका और अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर वो और अनस्टेबल होगा तो आपका जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो दोबारा कॉन्जुगेटेड एसिड से रिएक्ट होके आपको एसिड दे देगा, तो दिस मींस आपका जो एसिड पार्ट था वो स्टेबल था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्लोरीन है तो इंडक्टिव इफेक्ट इस तरफ हो रहा है, तो ये वाला कंपाउंड, कंपाउंड 2 जो है 1 से मोर एसिडिक है। 3 में आपको देखोगे 2 क्लोरीन है जिसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट 3 में कंपेयर टू 2 ज्यादा है, और सेम कंपाउंड 4 में 3 क्लोरीन है जिसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट कंपाउंड 4 में सबसे ज्यादा है। सो दिस इज द रीजन कंपाउंड 4 इज मोर एसिडिक कंपेयर टू 1, 2 एंड 3। अब ट्राई कीजिए दिस, इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करने की और बताइए कि रेड प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है या ब्लू, इन दोनों में से कौन सा प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है। अब हम लास्ट फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है ऑर्बिटल फैक्टर या हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर। आपने पिछली क्लासेस में sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा ही होगा। sp3 जो होता है वो एल्केन में होता है, sp2 एल्कीन में होता है, राइट, और sp एल्काइन में होता है। और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में s करेक्टर ज्यादा होता है, जिसका मतलब होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है और आपका न्यूक्लियस पॉजिटिव नेचर का होता है, जिसकी वजह से अगर आपका s करेक्टर ज्यादा है तो वो जो न्यूक्लियस है वो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब ये कंपाउंड देखिए, कंपाउंड 1, इसके ऊपर देखिए रेड कलर का प्रोटॉन एंड ब्लू कलर का प्रोटॉन। अब आप मुझे बताइए इन दोनों प्रोटॉन में कौन सा एसिडिक नेचर का है। जब आप ये प्रोटॉन निकाल के कॉन्जुगेटेड बेस बनाओगे तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट 1a। ठीक है, और जब आप ये प्रोटॉन निकाल के बेस बनाओगे कॉन्जुगेटेड बेस तो आपको मिलेगा दिस प्रोडक्ट 1b। अब आप देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के ऊपर है, तो यहाँ पे आपका ऑर्बिटल है sp2 और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका है sp ऑर्बिटल के ऊपर। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर स्टेबल है क्योंकि इसमें s करेक्टर ज्यादा है, मींस जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा है जिसकी वजह से दे आर मोर स्टेबल। सो आपका blue proton is more acidic compared to red proton. Okay, that is why I have written here this is more stable compared to this one. Okay, so अब हम पढ़ चुके हैं 4 फैक्टर के बारे में जो आपको बताते हैं कि आपका जो कंजुगेटेड बेस है उसमें नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा या नहीं होगा, और जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड एसिडिक है या नहीं है। तो इन 4 फैक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आपके सामने 2 एग्जांपल देता हूँ, इथेनॉल एंड प्रोपाइलीन, और इसमें से मैं पूछता हूँ कि कौन सा प्रोटॉन एसिडिक नेचर का है। इथेनॉल का जब आप कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे तो ये मिलेगा, और प्रोपाइलीन का जब आप कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इस केस में देखेंगे कि नेगेटिव जो चार्ज है वो एटम के ऊपर है, राइट, और इस केस में आप देखो कि जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो आप किस फैक्टर को प्रायोरिटी देंगे, रेजोनेंस को देंगे या एटम को देंगे। तो इसमें आपको याद कर लीजिए एटम को प्रायोरिटी मिलेगी रेजोनेंस के ऊपर, और रेजोनेंस को प्रायोरिटी मिलेगी इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, और इंडक्टिव इफेक्ट को प्रायोरिटी मिलेगी ऑक्सीजन के ऊपर। तो एरियो याद कर लीजिए, ARIO, एरियो। तो अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं तो एटम विल बीट रेजोनेंस, सो आपका जो इथेनॉल है दैट इज मोर एसिडिक कंपेयर टू प्रोपाइलीन। और हम pKa वैल्यू भी देख सकते हैं, इथेनॉल की 16 है जो कि बहुत ज्यादा कम है कंपेयर टू 43। तो मैंने आपको बताया है pKa वैल्यू जितनी कम होती है उतना ही कंपाउंड एसिडिक होता है। ओके, बट ये रूल आप हर जगह मत अप्लाई करना क्योंकि केमिस्ट्री में आपको पता ही है एक्सेप्शन तो होती है। जैसे एसिटाइलिन और अमोनिया का हम कंसीडर करें, एसिटाइलिन के केस में देखोगे कि कंजुगेटेड बेस ये बनता है और अमोनिया के केस में कंजुगेटेड बेस ये बनता है। अगर आप एरियो के अकॉर्डिंग जाएंगे यहाँ पे देखेंगे कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, जो चार्ज है नेगेटिव वो नाइट्रोजन के ऊपर है, तो एरियो के अकॉर्डिंग
ये अमोनिया एसिडिक नेचर का होना चाहिए, बट इन प्रैक्टिकलिटी ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकलिटी में जो एसिटाइलिन है वो मोर एसिडिक होता है कंपेयर टू अमोनिया, और इसलिए समटाइम हम यूज करते हैं अमोनिया को एसिटाइलिन के प्रोटॉन को निकालने के लिए। ये कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। और अगर हम पीके की बात करें तो एसिटाइलिन की जो पीके है 25 है और अमोनिया की पीके 38 है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें आप मुझे बताइए कि ये वाला प्रोटॉन एसिडिक है या ये ब्लू। तो पहले इसका आप बनाओगे कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रक्चर, ओके। तो यहाँ पे आएगा लोन पेयर और इस केस में यहाँ पे लोन पेयर आएगा। तो दोनों केस में एटम नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि दोनों के केस में ऑक्सीजन है। अब सेकंड जो केस है, सेकंड केस में इसमें रेजोनेंस आ रहा है, बट इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें है इंडक्टिव इफेक्ट। तो सेकंड केस आ रहा है इसमें रेजोनेंस और इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू एरियो रेजोनेंस विल विन ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपका जो ये पार्ट है, इसका जो ये प्रोटॉन है वो मोर एसिडिक है कंपेयर टू दिस प्रोटॉन, ओके। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कीजिए और अपनी स्किल्स इंप्रूव करिए एसिड एंड बेसिस में। सो हियर आई फिनिश द टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। थैंक यू।